So screening is something where most of the chunk of candidates get screened out. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या होते हैं, वहीं पे गिव अप कर देते हैं। ओवर थिंक करते हैं कि मैं ऑफिसर लाइक मटेरियल है ही नहीं, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेस्ट टू बेस्ट अकेडमी या कोचिंग में जाते हैं एंड स्टिल वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट या अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेक्चर हमें कहाँ से देखना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, फिर कहाँ से मॉक देना है, तो ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। मैंने पूरा प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किया था, बस मैं रिसोर्सेज ढूंढता रहता था। कई बार हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं पार्टिसिपेशन के अंदर कि हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं एंड दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मैम सिचुएशन बेस्ड मैम क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन एक क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था। Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav and today we have Deepak who has secured rank 49 in NDA entry. It was his second recommendation for the same entry and it was a 3 attempt journey. In first attempt he got conference out, in his second attempt he got medical out and in his third attempt he has secured rank 49 and finally about to join in NDA. We have talked about a lot of factors in this video because जो उनके second attempt में rank था वो 362 था, उससे जो उनके third attempt में rank 49 आया उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने किस किस एरिया में बहुत ज़्यादा पुट इन किया है एंड कैसे कोई अपना स्कोर बूस्ट कर सकता है। हमने उस सारे फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बात किया है। आई होप यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Hi Deepak, welcome to the platform and I'm so happy that you have joined me because this video is all about NDA और NDA के अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं क्योंकि रिटर्न है, देन आपको एसएसबी क्लियर करना है एंड देन देयर इज मेडिकल एंड मेरिट। इतने सारे चैलेंजेस के बाद कहीं ना कहीं एक एकेडमी में जाने का मौका मिलता है। यू आर नॉट ओनली वन बट 2 टाइम रिकमेंडेड पर्सन, सो समवे द अदर मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में हम बात कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। थैंक यू मैम फॉर द इनविटेशन। मैम आई वाज ईगर कि टू जॉइन यू फॉर द मीटिंग। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू दीपक। हम डेफिनेटली रिटर्न और एसएसपी के बारे में बात करेंगे बट आप किस जगह से आते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड है, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे फौज में ही जाना है बिकॉज दिस इज अ वेरी अनकन्वेंशनल पाथ एंड कब ये जर्नी शुरू हुई और कितना टाइम आपने इस प्रिपरेशन को दिया। अलॉन्ग विद दैट विल टॉक अबाउट कि स्कूल का पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, स्कूल के अंदर आपने किस किस तरह की चीज़ें करी हैं, क्या आपने एनसीसी किया बिकॉज काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि एनसीसी करने से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एसएसबी के अंदर। उसके साथ कि कितने आपने अटेम्प्ट दिया और कौन से अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिला। मैम मैं बिहार के एक रोहतास जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली एक सेवई गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे हम्म। पिताजी आर्मी में थे, तो वहीं से मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आया था कि मैं भी फौज को ज्वाइन करूँ। वो अभी हवलदार हैं और करंटली पोस्टेड है दिल्ली हेडक्वार्टर में। और ओके। मैम स्कूल की बात की जाए तो मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर तिलौथू से ही की है, अपने होम टाउन से। ओके। और मैम मेरे स्कूल में एनसीसी अवेलेबल नहीं था, अगर अवेलेबल होता तो मैम लाइक डेफिनेटली मैं करता। और टॉकिंग अबाउट माय पार्टिसिपेशन मैम, मैंने स्कूल डेज में अपने मैंने पार्टिसिपेट किया है क्विज कंपटीशन, पब्लिक स्पीकिंग। मेरी हॉबीज में मैं डायरी एंट्री करता था। तो दीज आर लाइक ऑल माय बैकग्राउंड मैम। ओके। एंड कितने अटेम्प्ट आपने दिए एसएसपी के। मैम मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। पहले मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, और मैम सेकंड में मैं मेडिकल आउट हो गया था, और नाउ दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। ओके। सो यू हैव यस मैम। अचीव्ड रैंक 49। सो टॉप 100 टॉप 50 के यस अंदर मैम। आपकी रैंक आई है कहीं ना कहीं। दीपक अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रिटर्न के ऊपर बिकॉज तीनों बार आपने रिटर्न क्लियर करा है और मैंने ऐसे बहुत सारे यस मैम। कैंडिडेट्स देखे हैं जो कहीं ना कहीं रिटर्न के अराउंड डिफिकल्टी फेस करते हैं बिकॉज अगर रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ तो आप एसएसपी तक या आगे वाले जितने भी अपकमिंग इवेंट्स है आप उसमें जा नहीं सकते हो। मेडिकल मेरिट डजंट मेक सेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनडीए रिटर्न तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, इंपॉर्टेंस है उसका। तो आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स रखा कि और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई किया एंड क्या आपका टारगेट स्कोर था कि ताकि आपको मेरिट में इशू ना आए। अलॉन्ग विद दैट आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया और रिविजन कितना फ्रीक्वेंटली किया। मैम अगर रिटेन की बात की जाए मैम, तो मेरा मानना है एनडीए रिटेन मैम थोड़ा सा इजी है, लोग इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। मेरी हम्म। स्टार्टिंग से बस 4 सब्जेक्ट है, उसी पे प्राइम फोकस रहता था। स्टार्टिंग में मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया एंड जियोग्राफी हो गए। ये हम्म। 4 सब्जेक्ट मैं अच्छे से पढ़ता था। इसके अलावा एक इकोनॉमिक्स हो गया, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 5 ईयर प्लान, तो वो मैं लास्ट के समय में करता था हर बार। और करेंट अफेयर का मैराथन भी देख लेता था।
हम्म। मैम जैसे ही मैंने नाइन्थ क्लास में था तो मैंने सैनिक स्कूल दिया था, तो उस समय मेरा हो नहीं पाया था। मैं समवेयर लाइक आई लैक इन इंग्लिश। तो मैंने वहीं से अपना स्ट्रेंथ वीकनेस थोड़ा सा जाना अपने आप को कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो वहां से जब मैं क्लास 10th पास आउट किया तो उसके बाद मैंने थोड़े से स्ट्रेटेजी वाइज किया। जैसे क्लास 11th एंड 12th में क्या किया, मैंने मैथ्स को कवर अप कर लिया। और मैथ्स में मैम अगर टोटल डिटेल में बात की जाए तो मैं मैथ्स के लेक्चर जो है वो सचिन सर एक है टेलीग्राम पे। तो ओके। मैंने वहां पे लेक्चर था तो उसे फॉलो किया था। उसके अलावा मैम मैंने एक मंजिल त्यागी बुक होती है एनडीए की, उसको भी सॉल्व किया था। एक आर एस अग्रवाल बुक होता है, उसको भी सॉल्व किया था। इसके अलावा मैम मैं जो आजकल के लड़के हैं मतलब स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि वो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग बैकग्राउंड से उठाते हैं। तो मेरा मानना है कि एनडीए के अगर हम पीवाईक्यू में देखें तो उसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो मतलब काफी क्वेश्चंस हैं। तो मैं बस पीवाईक्यू सॉल्व करता जाता था हर बार, क्योंकि वही क्वेश्चन हर बार वही रिपीट होते हैं, कोई नया नहीं आता है क्वेश्चन। हम्म। और ऐसे मैंने मैथ अपना प्रिपेयर किया था। और मैथ मैम मतलब प्रिपेयर तो कर लेते हैं सब लोग, लेकिन रियल एग्जामिनेशन में जब जाते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था, तो एक क्वेश्चन से लेकर जैसे ही मैं 120 तक गया मेरा टाइम ही खत्म हो गया था। तो राइट। इस टाइम और पिछली टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज चलते हैं। हम्म। तो इस बार मैंने क्या किया था कि पिछली बार ये गलती करता था हर बार कि सारे क्वेश्चन को टैकल करता था, आए या ना आए टाइम देता था। लेकिन इस बार आई वॉज क्लियर कि मुझे क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बस 50 और 55 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो इस बार मेरे अटेम्प्ट हो गए थे 70-75 के आसपास उस हम्म। स्ट्रैटेजी से। तो ऐसे मेरा मैथ्स चला था मैम। और मैम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश जो कि मेरा वीक था, मेरे इंग्लिश में काफी कम नंबर आए थे सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन में। तो हम्म। इस बार मैम अगर एनडीए की इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, तीन कोर है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, वोकैबुलरी आते हैं, ग्रामर आते हैं। तो मैंने वोकैबुलरी के लिए क्या किया था, एक निमिषा बंसल यूट्यूब पे है, वो वोकैब पढ़ाती है। तो ओके। उनसे उनको डेली मैं फॉलो करता था। उसके अलावा मैं क्या करता था, एनडीए और सीडीएस के जो पीवाईक्यू हैं उसको मैं पूरा कर देता था। अगर हम पीवाईक्यू में देखें तो मैम एक क्वेश्चन हमें 5 वर्ड देते हैं, 4 ऑप्शन ऐसे हो गए, एक क्वेश्चन वो हो गए। तो राइट। ऐसे मैंने अपनी वोकैबुलरी ठीक की। और ग्रामर की बात की जाए तो मैंने ग्रामर इस बार प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं रूल हम बचपन से ही स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस बार मैं बस मॉक देता था और उसको अपने आप को इम्प्रूव करते रहता था। और जो भी चीजें न्यू न्यू सीखता था तो उसको मैं अपने नोट्स में ऐड करता था कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ओके। ऐसे मैं इंग्लिश करता था। और मैम टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस में मैं क्या करता था, 8 9 10 मोस्टली यही आते हैं एनडीए के साइंस में। और हम्म। 11 12 का थोड़ा सा बेसिक आता है। तो मैंने 8 9 10 को अच्छे से किया था। और इस बार मैंने पीवाईक्यू सीडीएस के भी साइंस के लगा लिए थे, बिकॉज हम्म। मोस्ट ऑफ द सिलेबस दोनों के सेम है। बस सीडीएस के क्वेश्चन ही एनडीए में आते हैं, एनडीए के क्वेश्चन ही सीडीएस में ऐसे ही रोटेट होता रहता है। तो राइट। ऐसे मैंने साइंस कंप्लीट कर लिया था। ज्योग्राफी भी मैंने लेक्चर देखने के बाद बस मैं रिवीजन करता था और पीवाईक्यू करते रहता था। हम्म। तो ऐसे मैं करके मेरे मार्क्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़े कम थे, उससे आगे फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते गए। ओके। दीपक, एक यस चीज जब मैम। हम बातचीत कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो आपने मुझे बताया था कि आपने लगभग जितनी प्रिपरेशन करी है वो खुद से करी है, सेल्फ प्रिपरेटरी है, एंड स्कूलिंग से भी इतना यस ज़्यादा मैम। बेनिफिट हुआ नहीं। तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज आजकल काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाईली प्रिविलेज्ड हैं, बेस्ट टू बेस्ट एकेडमी या कोचिंग में जाते हैं या बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में जाते हैं, एंड स्टिल वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट या अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा मुझे उस चीज़ के बारे में बात करनी है। यस मैम। अगर मैम अपनी बैकग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे रिसोर्सेस मतलब हमारे पास बहुत से रिसोर्सेस है, ऐसे रिसोर्सेस की कमी नहीं है। लेकिन हम्म। हमें अपने अंदर वो फिक्स रहना चाहिए कि जैसे हम मैथ्स कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हम कर कैसे मतलब करने कैसे वाले हैं। बिल्कुल। लेक्चर हमें कहाँ से देखना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, फिर कहाँ से मॉक देना है। तो ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। और हम्म। बाकी मतलब जो स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करते हैं उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो सोचते हैं कभी ये बुक सॉल्व कर ले, कभी ये सॉल्व कर ले। तो हम्म। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी मैम ओके। लाइक अगर काफी लड़के या फिर स्टूडेंट जो है वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम्म। मैंने पूरा प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किया था। बस मैं रिसोर्सेज ढूंढता रहता था और देखता था कि ये फ्रूटफुल है तो इसको भी ऐसे खत्म कर दूंगा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। ओके। दीपक, अब हम बात करते हैं एसएसपी के ऊपर, बिकॉज रिटर्न फिर भी चलो एक पहला स्टेज है, काफी हद तक क्लियर कर लेते हैं, पर जब एसएसपी आता है तो बहुत लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं।
So screening is something where most of the chunk of candidates get screened out. You have gone to SSP 3 times and तीनों बार आप स्क्रीनिंग सक्सेसफुल हो पाए हैं एंड कहीं ना कहीं आप समझ पाए हो कि एसएसबी स्क्रीनिंग के अंदर क्या डिमांड कर रहा है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग टेस्ट along with that any do's and don'ts tips you want to share with the candidates because बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे एंड आपने डेफिनेटली उन चीज़ों पे काम किया है. इस मैम जो मेरी पहली इंटरव्यू थी मैम, लाइक उस समय मैं बहुत नर्वस था कि मैम मैं बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं है, ऐसा है, मैं खुद से प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी डर थी अंदर। लेकिन मैम जैसे ही मैंने स्क्रीनिंग के लिए गया था तो सबसे पहले मैं क्या करता था कि मैं बाकी लोगों मतलब जितने भी वहां पे लोग हैं सबसे इंटरेक्ट नहीं करता था, बस मैं एक और दो लोगों से इंटरेक्ट करता था ताकि मेरे अंदर वो प्रेशर ना आए, क्योंकि वहां पे मैम जाते ही सब बोलने लगते हैं कि मैं मिलिट्री स्कूल से हूँ, मैं आरएमसी से हूँ, मैं हम्म. ये पीआर हूँ, तो वहां पे एक अंदर सा प्रेशर आ जाता है कि सारे के बैकग्राउंड अच्छे है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैं बस एक दो से नॉर्मल बात करता था और मेरी पूरी फोकस जो रहती थी वो टास्क पे रहती थी, जो भी टास्क वहां पे रहते थे। तो मैम स्क्रीनिंग के समय सबसे पहले स्क्रीनिंग में दो टेस्ट होते हैं, एक ओआईआर होता है, एक पीपीटीटी होता है। तो ओआईआर मोस्टली मैम वही आता है, मतलब रिपीटेड ही होते हैं, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और वो हो जाती है, और उसका वेटेज भी कम रहता है स्क्रीनिंग में। अब हम्म. मैम पीपीटीटी पे आते हैं। पीपीटीटी में एक पिक्चर दिखाई जाती है वही 30 सेकंड के लिए। तो मैम मैं ऑब्जर्वेशन पे मतलब काफी ध्यान रखता था, जैसे मैं उसमें कितने कैरेक्टर है, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, उनके हाथ में क्या है, कुछ इक्विपमेंट है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। ये सब करने के बाद फिर मैं एक थीम डिसाइड करता था और अच्छे से एक्शन लिखता था। और जो राइट. भी मैं स्क्रीनिंग में लिखता था उसमें मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कटिंग कर देते हैं। तो मैं अपना जो आंसर शीट और जो भी रहता था मैं उसको पूरा नीट एंड क्लीन रखता था। अब ओके. मैम नारेशन के समय जाते हैं जब, तो उस समय थोड़ी सी डर रहती है कि कैसे बोलेंगे, लेकिन हमें टाइम दिया जाता था। मैं दूसरों से बात करने की बजाय मैं खुद अपना जो स्टोरी रहता है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेता हूँ, ताकि वहां पे बोलते समय एकदम फ्लुएंटली आ पाए। मैम जाकर नारेशन जो रहता है वो स्क्रीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वही वही डिसाइड करता है कि हम इन होने वाले हैं या आउट। तो नारेशन मैं हर बार अच्छे से देता है, देता हूँ, 3 बार दिया हूँ और तीनों बार मैंने अच्छे से दिया है। उसके बाद मैम ग्रुप डिस्कशन की बात आती है। तो ग्रुप डिस्कशन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो डिस्कस करते हैं कि उसमें पिक्चर में कितने कैरेक्टर हैं, कितने उनका जेंडर क्या है, एज क्या है। तो मैम मैं इन सब को हटा के डायरेक्ट थीम पे आता था, क्योंकि वहां पे टाइम ही कम रहता है जीडी के लिए। और मैम राइट. रिपीटर्स का ग्रुप हो या फ्रेशर्स का ग्रुप हो, वहां पे फिश मार्केट हर बार ही बनना है। ओके. पीपीटीटी में हर बार वहां पे फिश मार्केट बन जाता था। तो मैम मैं क्या करता था, पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसका रेफरेंस लेकर मैं लोगों को बताता था कि ये थीम पे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मेरी जो अभी पीपीटीटी हुई थी उसमें एक लड़का बैठा हुआ था और उसके हाथ में लैपटॉप थे। तो मैंने बस बैकग्राउंड को रेफरेंस दिया कि जेंटलमैन वी कैन सी दैट अ पर्सन इज सिटिंग विद अ लैपटॉप, सो लेट्स गो विद द कोडिंग प्रोजेक्ट। तो सबने एग्री कर दिया था। और मैम जीडी में मेरे हिसाब से ना हमें ज्यादा बोलना होता है ना कम बोलना होता है, मतलब मैं मीडियम में रहता था, अपना पॉइंट देता था, फिर मैं अपने आप को पुल आउट कर लेता था। अब बाकी जो लड़के रहते थे वो खुद ही कम्युनिकेट करने लगते थे, डिस्कस करते थे। फिर उस समय फिर मेरे को और आइडियाज आ जाते थे, फिर मैं आकर फिर अपना पॉइंट देता था, फिर पुल आउट कर लेता था, उनको सुनता था। तो ऐसे करता था, तो मैं तीनों बार इन हो गया हूँ इस बार। ओके. अब एक और चीज यस मैम। स्क्रीनिंग के अंदर आई थिंक बॉडी लैंग्वेज टू कामनेस बहुत मायने रखती है. कई बार हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं पार्टिसिपेशन के अंदर कि हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं एंड दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कामनेस आपको हेल्प करता है स्टैंड आउट करने में. और दूसरा ये ग्रुप डिस्कशन आपके आपस के बीच में है तो एसएसओ से आई कांटेक्ट या उनकी तरफ बार बार चेकआउट करना नेसेसरी नहीं है. और कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आप जो भी कर रहे हैं यस उनको मैम। दिखाने के लिए कर रहे हैं. तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करता है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन स्क्रीनिंग इज ऑल्सो दैट दूसरे इंसान को आप जब आप डिस्कशन चल रहा है तो आप उसको एक्नॉलेज करें. जैसे अगर आपके और ग्रुप के मेंबर्स ने यस कुछ मैम। पॉइंट बोला, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो यू शुड एक्नॉलेज कि चेस्ट नंबर 9, चेस्ट नंबर 11, आई एग्री विद योर पॉइंट एंड एडिंग ऑन टू दैट देन आप अपनी पॉइंट को ऐड ऑन कर सकते हैं. इस तरीके से आप एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुप डिस्कशन की तरफ जा सकते हैं बिकॉज हर तरह का टेस्ट
चाहे वो OIR हो, चाहे वो आप जो PPDT का जो रिटन स्टोरी दे रहे हैं, वहाँ से लेके डिस्कशन से लेके नरेशन, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बैलेंस वे में आपका पार्टिसिपेशन काफ़ी मैटर करता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ रिगार्डिंग दी साइकोलॉजिकल टेस्ट। देर आर सो मेनी फियर फैक्टर्स पीपल आर हैविंग रिगार्डिंग साइक टेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आप खुद जान नहीं सकते हो कि आपने क्या गलती करी है। एंड कहीं ना कहीं टाइमली ऑब्जर्वेशन के साथ हम अपनी स्टोरीज को बेटर कर पाते हैं। दीपक, आई हैव सीन कैंडिडेट्स राइटिंग स्टोरी इन अ वेरी सुपरफिशियल मैनर, कि उनको अवार्ड्स दिला दिया और कुछ ना कुछ इनरिलेवेंट स्टोरी बना दी, या वो एक्शंस नहीं डाल पाते हैं। आपने साइक के रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर किया और आपका पर्सपेक्टिव क्या है, चाहे वो TAT हो, WAT हो, SRT हो, SD हो? स्टार्टिंग विद TAT, हाउ यू यूज टू राइट योर स्टोरीज? यस मैम, स्टार्टिंग विद द टीएटी मैम, मैं टीएटी में क्या करता था, मेरे तीन एस्पेक्ट रहते थे हर बार। मैं थीम, एक्शन और वे ऑफ राइटिंग, मैं अपने स्टोरी को किस वे में लिख रहा हूँ। तो हम्म। स्टार्टिंग विद द थीम मैम, जब हम फ्रेशर्स रहते हैं तो हमारा क्या रहता है, हर बार वही आइडियाज आते हैं, रूटीन लेवल आइडियाज, क्या स्कूल जाना, ये प्रिपेयर करना, फैमिली के रिगार्डिंग करना। लेकिन मैम मैं ग्रुप में, मतलब मेरे दोस्त थे जो वो भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके साथ मैं हर बार थीम डिस्कशन करता था। एक एक स्टोरी पे पांच पांच थीम निकालना, और जो भी मेरे को न्यू थीम लगती थी उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था। कि जैसे फूड इंस्पेक्शन भी कुछ करके हो सकता है, हम रूम होम रेनोवेशन भी करवा सकते हैं, मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। तो ये सब मैं थीम अपने डायरी में या फिर अपने नोट्स में लिखता था। राइट। अब टॉकिंग अबाउट एक्शन मैम, एक्शन जो पार्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हमारी थीम भी अगर लो लेवल हो गई, तो हम्म। एक्शन अगर हमने अच्छे लिख दिए तो वो भी क्लियरेबल हो जाता है स्टोरी। तो राइट। एक्शन के लिए मैम, जैसे मुझे पता चला कि होम रेनोवेशन करके कोई थीम है, तो मैम चैट जीपीटी पर जाता था और लिखता था कि होम रेनोवेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो जो एक्शन मेरे को यूजफुल लगते थे उसको मैं लिख लेता था, कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते थे जो मेरे रिगार्डिंग स्टोरीज रहती थी, तो मैं मेन कैरेक्टर की जगह पे अपने आप को पुट करके देखता था ओके। कि मैं वहां पे रहता तो मैं कैसे लिखता, मैं चीजों को कैसे हैंडल करता। तो टैट मेरे ऐसे रहता था। अब वे ऑफ राइटिंग, मैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या कहते हैं, ये साइकोलॉजी जो है वो पढ़ के चेक करते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। हमें नारेट करके स्टोरी नहीं बतानी होती है, इसलिए हमें लाइक रिटेन स्किल पे भी काम करना होता है। तो मैं क्या करता था, अपने स्टोरीज को ऑर्गेनाइज वे में थोड़ा दिखाने की कोशिश करता था। जैसे मेरे स्टार्टिंग के जो वन लाइन रहती थी, वो मेरे कैरेक्टर को पूरा वेल डिफाइन करता था। सपोज कोई एक कैरेक्टर है तुषार, तो मैं ऐसे करता था कि तुषार 26 कॉमा मैकेनिकल इंजीनियर पोस्टेड इन दिल्ली। प्रॉपर मतलब क्या करता है, कितना एज है, कहाँ पोस्टेड है। वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट है जैसे रजत हो गया, तो मैं उसको क्या करता था, रजत 18, क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, और प्लेस का भी नाम लिखता था कटार। तो ऐसे ओके। करके पूरा मेरा मतलब वन लाइन जो हो गया वो पूरा कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अब उसके बाद मैम सेकंड और थर्ड लाइन जो होता है वो व्हाट लीड टू द सिचुएशन, कि अभी जो हम कुछ भी करने वाले हैं वहां तक हम पहुंचे कैसे। तो उसमें वही आता है कि ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली ये हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे करेंगे। काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं मैम कि वो क्या करते हैं, तीन चार लाइन ले लेते हैं स्टोरी के अंदर आने के लिए, और स्टोरी के अंदर प्रेजेंट में बस एक दो एक्शन ही लिख पाते हैं और उनका स्टोरी खत्म हो जाता है। तो राइट। मैं भी ये पहले स्टार्टिंग में करता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इम्प्रूव किया हूँ इसको। तो इसके बाद मैं वे ऑफ राइटिंग पे भी काम किया, और लास्ट में वही थैंक ग्रेटफुल। अगर मैं पढ़ाई में कुछ कर रहा हूँ तो मेरे टीचर ने हेल्प किया है, तो उनके उनको मैं ग्रेटफुल कर देता था, थैंक विश कर देता था। अगर मैं घर में कुछ कर रहा हूँ तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोल देता था, सिबलिंग्स को बोल देता था। तो मेरी स्टोरी ये टैग जो है वो ऐसे जाती थी पूरी। ओके। ठीक है। WAT के राउंड पे ये होता है कि इतने सारे वर्ड्स इतने कम टाइम में दिखते जाते हैं और आपको लिखना होता है, तो टाइम की कमी और कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि सेंटेंस अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। WAT के राउंड आप क्या प्रिकॉशंस रखते थे और आपकी क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे? मैम जो वैट होते हैं मोस्टली वही रिपीट होते हैं। अगर हम अच्छे खासे वैट प्रैक्टिस करके वहां पे चले जाएं तो मोस्टली वही रिपीट होते हैं हर बार। अलग अलग कुछ आ जाते हैं तो वो ऑन द स्पॉट हो जाते हैं। मैम हम्म। मैं जो वैट में प्रिकॉशन रखता था, मैं सोचता था कि सोसाइटी के रिगार्डिंग अपनी वैट रखूं, अपने जो अपने पीआईक्यू से रिलेटेड रखूं। इसके बाद मैंने लाइफ में जितने भी लर्निंग्स लिए हैं तो वो अपने अपने उसके अनुसार मैं अपना वैट लिखूं। मैं एक एक वैट पे पांच पांच सेंटेंस बनाता था, फिर उसे लिखता था। जैसे मैम अगर वुमेन अगर कोई वर्ड हो गया, तो मैं ट्राई करता था कि सोसाइटी के जैसे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन अपलिफ्ट द सोसाइटी,
ये ओके। एक ऐसे वेट हो गया। जैसे गवर्नमेंट हो गया, तो गवर्नमेंट में मैं इफेक्टिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इरेडिकेट पोवर्टी। तो ऐसे करके मैम सोसाइटी के रिगार्डिंग करता था। अब अपने लाइफ जैसे पीआईक्यू से कनेक्ट करना, तो मैं डायरी एंट्री करता था। तो जब भी कंसिस्टेंसी वर्ड आता था तो मैं लिख देता था कि डायरी एंट्री मेक पीपल कंसिस्टेंट। तो ऐसे अपने आप से रिलेट करता था ताकि मेरा जो पर्सनालिटी लगे वो सुपरफिशियल ना लगे, वो मैं ओके। हूँ जो मैं लिख रहा हूँ। तो ठीक है। वैट में मैं ऐसे ही लिखता था। दीपक, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, जैसे वॉर हो गया, या रेप हो गया, या मर्डर, या मतलब आई एम जस्ट गिविंग फ्यू रेफरेंसेस। इस तरह की जो नेगेटिव यस वर्ड्स होते हैं, नाइफ आ गया, तो उन वर्ड्स को आप कैसे टैकल करते थे? उनको पॉजिटिवली आप कैसे लिख पाते थे? मैम, अगर नेगेटिव वर्ड आते थे तो मैं उसको ओवरकम करता था। जैसे सपोज रेप अगर वर्ड हो गया, तो हम्म। मैं लिखता था कि रेप ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सर्विलांस, ऐसे करके। तो ओके। जो भी नेगेटिव वर्ड होते थे उनको पॉजिटिव वे में उनको कैसे ओवरकम किया राइट। जा सकता था। जैसे मर्डर हो गया तो मर्डर को कैसे कम कर सकते हैं। हम्म। नाइफ हो गया तो नाइफ का यूजफुल, मतलब पॉजिटिव वे में, जैसे नाइफ इज अ गुड टूल फॉर द सर्वाइवल। तो ऐसे हम्म। हम टैकल करके उसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। तो राइट। मैम मैं ऐसे ही करता था ओके। इसमें। दीपक, एसआरटी के बारे में बात करते हैं। अब एसआरटी में सिचुएशंस दी जाती हैं, और कई बार सेम सिचुएशन अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के अंदर दी जाती है। जैसे स्नेक घर में मिल गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, या स्नेक, वही स्नेक कहीं रोड पे दिख जाए, या आपको कहीं बाथरूम में दिख जाए, सीलिंग पे दिख जाए, तो है तो वो सेम सिचुएशन, बट अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है। तो आई थिंक बहुत तरह के तरीके होते हैं जब वो हमारे रिएक्शंस को टेस्ट करते हैं। तो कुछ एसआरटी के अराउंड आपको सजेशन देना हो। मैम, जो एसआरटी रहती है उसमें 60 एसआरटी रहते हैं, टाइम ऐसे ही कम रहता है तो हमें राइट। ज्यादा लिखना होता है। हम्म। मैं जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं बस 38 ही कर पाया था एसआरटीज। तो पहले मैं डिटेलिंग में एसआरटीज लिखता था, 5 6 7 8 एक्शन लिखते थे। अब मैंने कम कर दिया है, मैं 3 4 एक्शन में एक एसआरटी मैं खत्म कर देता हूँ। अगर मैम ओके। स्नेक की बात है, तो जैसे अगर घर में स्नेक आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे हटाना ही होगा, क्योंकि वो डेंजरस होगा फैमिली सभी के लिए। हम्म। तो उसके एक्शन अलग हो जाते थे, जैसे कि उस पे स्नेक पे नजर बनाए रखना, फिर स्नेक कैचर को बुलाना, उसे पकड़वा के फिर सेफली उसे बाहर छोड़ देना। अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, अगर वहां पे स्नेक दिखता है तो हम अपने आप को वेट कर लेंगे, उसे हम्म। अपने रास्ते जाने देंगे जहां पे जाएगा वो अपना। फिर राइट। हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो मैम यही एसआरटीज होते हैं। मैम इस बार मैं लगभग 51 के आसपास एसआरटी कर लिया था। तो मैम 3 4 एक्शन में मैं एसआरटी अपना पूरा कंप्लीट कर लेता था। ओके। एसडीए ऐसी चीज़ है जो पहले से सब लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। एंड दीपक, सबका अपना अपना तरीका होता है ऑब्जर्वेशन का। कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं, फिर उन चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करके लिखा जाता है। एसडी के अराउंड बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, लोग अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं इस पे। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन अबाउट एसडी, किस तरह से लिखनी चाहिए, और आपने उसमें क्या लिखा था? मैं मेरे हिसाब से जो एसडीटी होती है, मेरे को हम लोग को वही लिखनी चाहिए जो मैं इंटरव्यूअर को बताने वाला हूँ। जैसे कभी आयो सर पूछ देते हैं कि आप दीपक, तुम्हें तुम्हारी फैमिली कैसे डिस्क्राइब करेगी, बताना। तुम्हारी हम्म। फैमिली तुम्हारे अंदर क्या बदलाव चाहती है, या फिर तुम्हें दोस्त कैसे तुम्हें डिस्क्राइब करेंगे, वो तुम में क्या राइट। चेंज लाना चाहेंगे। वही एसडीटी हमें साइक में लिखनी होती है। जैसे मैम, और लिखते समय जैसे एक अगर पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट माय पेरेंट्स थिंक अबाउट मी, तो उसमें हम्म। ऑलमोस्ट 5 लाइन ऐड करनी होती है। तो जो हम्म। स्टार्टिंग के 4 लाइन होते हैं मैं उसमें अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाता था, और एक लाइन जो मेरी वीकनेस होती है उनके अनुसार, और मैं उस पर कैसे काम कर रहा हूँ। और मैम जो मैं क्वालिटीज लिखता था उसका एक्सप्लेनेशन भी देता था कि मैं वो कैसे हूँ। हम्म। जैसे मैं लिखता था कि माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ओके। इसमें मैं क्या करता था कि उनको दिखाता था कि मैं कैसे हूँ। जैसे आई यूज टू गो आउटसाइड टू ब्रिंग द वेजिटेबल्स, आई हेल्प माई सिस्टर इन हर स्टडीज। तो ऐसे करके मैं एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देता था कि मैं ये क्वालिटीज मेरे अंदर क्यों हैं। और जो भी वीकनेसेस रहती थी उस पे मैं लिखता था कि कैसे काम कर रहा हूँ उनपे। हम्म। जैसे मैम टीचर के हो गए तो टीचर सोचते थे कि आई एम रिलायबल टू असाइन टास्क एंड आई एम एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। तो उसके आगे मैं लिख देता था कि एज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस activities and I ओके। got a chance to organize this, that's why my teacher think that I am reliable person। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता था। और ओके। मैम इसके बाद फ्रेंड्स वाला भी वही हो गया। फिर फोर्थ में मैम कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैम मैं इसमें अपने मेरे जितने भी स्ट्रेंथ होते थे जो मैं आयो सर को बताने वाला रहता था, तो उसको मैं ओके। ऐड ऑन कर देता था, उसका एक्सप्लेनेशन लिख देता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ।
और हम्म। सेम व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वुड लाइक टू बी। मेरे जितने भी आज तक के वीकनेस हैं जो मेरे को पता है, हम्म। तो मैं लिखता था कि मैं उसको ओवरकम करना चाहता था और उनको दिखाता भी था कि मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखता था कि आई एम वीक इन फिजिकल एक्टिविटीज, तो मैं उनको लिखता था कि नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, आई एम स्टार्टेड रनिंग दिस किलोमीटर इन इतना टाइम, और उसको और इम्प्रूव करूंगा। तो ऐसे मैं एक्सप्लेन करके थोड़ा लिखता था। ओके। मुझे यस जान मैम। के बहुत अच्छी लग रहा है दीपक कि आपने चीज़ों पे बहुत बारीकी से काम किया है। उन चीज़ों को आपने अपने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू पे उन चीज़ों का कमेंट किया है। विल टॉक अबाउट इंटरव्यू, बिकॉज आपने मुझे बताया था कहीं ना कहीं आप अपने इलाके के पहले ऑफिसर बनने वाले हैं, एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। तो अपने आप को जब इस तरह के माइंडसेट वाले बैकग्राउंड से आके और अपने आप को एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट कराना काफ़ी मायने रखता है। एंड पर्सनल इंटरव्यू में मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती हूँ या तीनों एक्सपीरियंसेस से कि आपसे बहुत तरह के सवाल पूछे गए होंगे, एंड किस तरह की यस मैम। सिचुएशंस आपसे पूछी, किस तरह से आपने हैंडल किया, क्या उन्होंने करंट अफेयर और न्यूज़ एसोसिएट में आपसे पूछा। अलॉन्ग विद दैट डिफेंस के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज शेयर। यस मैम। जो मैम मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था गांधीनगर में, तो मैं उसमें थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं सोच रहा था कि इंटरव्यूअर सर मेरे पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग क्या ही पूछ सकते हैं। ओके। फिर मैं वहां गया, फिर उन्होंने क्वेश्चन निकालना शुरू कर दिए, फिर मेरे पसीने आने लगे। उसमें मेरा पहला इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। मैम उसी के कारण मेरे हिसाब से मैंने कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। मेरे जो एसएसबी में मार्क्स थे उसमें 320 थे। हम्म। तो उसके बाद मैं आके इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज मैं पिछली बार यहीं पे लैग किया था। तो राइट। मैं सबसे पहले पीआईक्यू से स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेरा पहला इंटरव्यू था मैंने पीआईक्यू में भी उसमें कट करके आया था, मेरी कटिंग हो गई थी। तो इस बार मैम आप ही के चैनल में मैम एक वीडियो है हाउ टू फिल द पीआईक्यू करके, राइट। तो उससे मैंने सीखा था कि पीआईक्यू कैसे भरना है। फिर उसके बाद पीआईक्यू फिलअप करने के बाद इस बार मैंने डिटेल में क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे पीआईक्यू के अनुसार। जैसे पीआईक्यू में पहला क्वेश्चन रहता है रेसिडेंस के बारे में, कि हम रहते कहाँ हैं। तो इस बार मैंने अपने पर्सनल लाइफ पे बहुत काम किया। जैसे अगर जगह है तो मेरे गांव से भाई मेरे जिला जो रोहतास है और जो स्टेट बिहार है, इनके बारे में क्वेश्चन प्रिपेयर किया, और उसका एक फिक्स फॉर्मेट कर लिया कि जो भी जगह होगी तो मैं ऐसे ही प्रिपेयर करूंगा। जैसे अगर मेरा गांव है तो उसका लोकेशन कहाँ है बिहार में, वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद मेरे गांव के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मेरे गांव को अच्छे बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या मेरे गांव के अंदर चैलेंजेस है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मेरे गांव में फेमस पर्सनालिटी कौन है, जैसे अभी मुखिया कौन है, सरपंच कौन है। अगर मुखिया सरपंच में आ गए तो उनका इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वो सिलेक्ट होके आते हैं। राइट। और मेरे गांव में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो घूमने लायक है। सेम प्रोसेस मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में भी अप्लाई करता था, कि इसी वे में प्रिपेयर करता था। तो ऐसे, और इसके रिगार्डिंग में इसके अलावा जो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, तो सेम उनका भी यही कॉन्सेप्ट रहता था कि उनके प्रोफेशन क्या है, पापा की क्या क्वालिटीज मेरे को अच्छी लगती है, वो उनमें क्या चेंजेस मैं चाहता हूँ थोड़े से, मेरे अंदर क्या पापा चेंज करना चाहते हैं और मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं पापा ओके। को कैसे हेल्प करता हूँ। तो ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल से किया था इस बार प्रिपेयर। और पिछली बार मेरे पर्सनल इंटरव्यू में भी थोड़े से दिक्कत आती थी, तो इसलिए मैंने अपने पर्सनल क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर किया। मोस्टली जो इंटरव्यू होती है मैम, वो पहले पर्सनल क्वेश्चन पे जाती है, फिर डिफेंस नॉलेज पे जाता है, फिर करंट अफेयर पे जाता है। तो पर्सनल क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं मोस्टली, जो सीआईक्यूज होती है 3-4। इसके अलावा जो डिफेंस नॉलेज होता है, मेरे नोट्स मैम इतने थे, मतलब इतने मैंने केवल डिफेंस के लिए बना रखे थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे। हम्म। जैसे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो वो पूछते थे कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने कमांड्स हैं। इसके अलावा मेरे पापा कोर ऑफ इंजीनियर में थे, तो कोर ऑफ इंजीनियर में कितने लोगों को पीवीसी आज तक मिली है, कितने पीवीसी होल्डर्स हैं, इन्फेंट्री राइट। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कैसे काम करती है, डेसॉल्ट राफेल। मैम पिछली बार मैं एयरफोर्स के लिए जा रहा था, तो डेसॉल्ट राफेल जो है उसमें कौन सा इंजन लगता है, रडार लगता था। ये हम्म। सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे राइट। काम काम करते हैं ये चीजें। अगर नॉलेज पार्ट की बात की जाए तो नॉलेज में मेरे से पूछा गया था कि दीपक तुम अभी जम्मू कश्मीर में हो, तुम्हें कन्याकुमारी जाना है, तो रास्ते में कितने पहाड़ आएंगे, कितने नदियां आएंगी, कितने स्टेट से तुम होकर जाओगे। फिर एक और क्वेश्चन था कि अगर मैं विशाखापट्टनम में पोस्टेड हूँ
और मेरा एक दोस्त जो है वो लंदन में रहता है, तो मैं किस सी रूट से उससे मिलने जाऊंगा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैम पूछे गए थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके। आजकल इन्होंने भी अपने आप को काफी अपग्रेड कर लिया, जितने भी एसएसओस हैं वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग वे के अंदर पूछते हैं। लेट्स सपोज दीपक, लाइक यस आई एम मैम। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक लेट्स सपोज दीपक, आई एम कमिंग टू योर सिटी, विच ऑल आर द प्लेसेस यू आर गोइंग टू टेक मी। तो बेसिकली उन्हें ये जानना है कि आपको अपने शहर के बारे में पता है कि नहीं है, या आपके यस स्कूल मैम। में विजिट कर रहा हूँ तो आप कैसे अपने स्कूल का टूर कराओगे। तो मैंने एक चीज़ अब नोटिस करी है कि वो बातों बातों में उनका एक फिक्स पैटर्न है। जिस तरीके से उन्हें जानना है आपके बारे में, उन उन एरियाज के अराउंड डेफिनेटली उन्हें आपके फीडबैक लेना है कि आप क्या सोचते हो उन चीज़ों को लेके। बट उनका पूछने का तरीका टाइम के साथ काफ़ी चेंज हो गया है। यस मैम। वी हैव मैम टॉक अबाउट। जब वो डायरेक्टली पूछते हैं तो उनमें क्या होता है कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज आ जाती है, इसलिए उन्होंने अब चेंज करके पूछना, ताकि जो सामने वाले कैंडिडेट है उनको आराम से वो नॉर्मल फील करे, कंफर्टेबल हो हमारे साथ, और खुल के हमारी मतलब चीजें जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो शेयर कर पाए। राइट। दीपक, among these three attempts, did you face any situation kind of question during your personal interview? Because there are time they try to put pressure on us. मैम सिचुएशन बेस्ड मैम क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन एक क्वेश्चन था जो मेरे को थोड़ा सा लगता है। उन्होंने पूछा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि दीपक तुम्हें क्या चीज से डर लगता है? तो मैंने आंसर दिया था, मैम मैं डरता नहीं हूँ सर, मेरे को डर नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला कि दीपक ऐसा नहीं होता है, सभी को किसी ना किसी से फियर होता है। Right. जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है या फियर है बता दो आराम से। मैम मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं डरता नहीं हूँ मैं सर, मैं जो भी सिचुएशन होती है मेरे सामने, तो मैं अपने आप को काम करता हूँ और इजिली सोल्व कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि दीपक अब तो राम भगवान के बाद तुम्हारा ही नाम आएगा, अब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो थे वो फनी टाइप के थे, बाकी एसआरटीज वाले क्वेश्चन मैम अभी तक पूछे नहीं गए हैं। Okay. Anything extra you want to talk about personal interview? Because I think ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है पूरे एसएसबी जर्नी के अंदर, बिकॉज आप बिल्कुल ही आमने सामने बैठ के चीज़ों को डिस्कस करते हो एंड आपको पूरा मौका मिलता है चीज़ों को शेयर करने का, अपने बारे में बताने का। सो इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू ऐड ऑन? मैम पर्सनल इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो जो भी सर बोलते हैं मैम, पिछली बार मैं थोड़ा सा वर्बोज था, तो जितना पूछा गया है बस उतना ही का आंसर देना है, अपने से ना ज्यादा ऐड ऑन करना है और ना ज्यादा कम रखना है। राइट। जैसे पिछली बार मेरे से पूछा गया था कि तुम्हारे क्लास 10th और 12th में कितने मार्क्स हैं, तो मैं मार्क्स भी बताता था, उससे जस्टिफिकेशन भी दे देता था कि मार्क्स मेरे क्यों कम है। तो मैं थोड़ा सा ओके। वर्बोज होता था। तो अब आयु सर को पता चल गया, तो वो मेरे को मौका ही नहीं देते थे बोलने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अब वर्बोज हूँ। तो वो क्या बोलते थे कि जो भी क्वेश्चन पूछे मैं आंसर देता था, बोलते थे दीपक ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों, वो मेरे को रोक देते थे, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। तो मैम मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो जितना पूछा जाए बस उतना ही का आंसर देना है इन अ परफेक्ट वे, और वेट करना ओके। है, लेट देम आस्क। वो पूछेंगे कि हमें ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, फिर हमें वो बताना है कि जस्टिफिकेशन देने हैं। बाकी राइट। हमें स्टे साइलेंट रखना है और बस अपने कम्युनिकेट करते रहना है आयु सर से। Okay. We'll talk about GTO now. GTO is one of the tasks where physical activity is going to happen among a group, right? So आपका ग्रुप पार्टिसिपेशन भी दिखता है, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी दिखते हैं। एंड ट्रस्ट मी दीपक, आई डू फील लाइक कि जीटीओ एक ऐसा टास्क है जहाँ पे आप खूब इंजॉय भी करते हैं। तो जीटीओ के राउंड कोई 2 से 3 टास्क जो आपको लगता है जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, बिकॉज जीटीओ के अंदर 9 टास्क है और कहीं ना कहीं हर कोई टास्क इंपॉर्टेंट है। बट इतने सारे टास्क को डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज फिर बहुत लेंदी हो जाएगा डिस्कशन। सो एनी 2 to 3 टास्क यू फील लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। मैम अगर जीटीओ की बात की जाए तो जीटीओ के जो स्टार्टिंग के 4 टास्क होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सिलेक्शन के लिए, वही डिसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द केस कि हम रिकमेंड होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। ओके। स्टार्टिंग विद द जीडी, जीपी, देन पीजीटी, देन एचजीटी। तो मैम अगर मेरी प्रिपरेशन है तो मैंने जीडीओ की अपनी प्रिपरेशन ऐसे किया था, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिए थे, कि एक आउटडोर टास्क एक इंडोर टास्क। अब इंडोर टास्क में वो जीडी आ गए, जीपी आ गए और लेक्चरेट आ गए, और आउटडोर में वही कमांड टास्क, पीजीटी और एचजीटी। राइट। इंडोर मैम मैं जीडी के लिए क्या करता था मैम, एक यूपीएससी और शॉपेबल करके चैनल है जिसमें वो मेंस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, तो मैं ओके। उनको फॉलो करता था। उनसे क्या होती थी कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो होती थी इंप्रूव हो जाती थी। आजकल के जो भी जियो पॉलिटिक्स इशू है उन पे मैं क्या सोचता हूँ, क्या और चीजें हो सकती हैं। और मेरा मानना है कि मैम अगर जीडी में अगर हमारे पास नॉलेज है,
तो कॉन्फिडेंट खुद ही आ जाता है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ी सी वीक है तो वो कॉन्फिडेंट ऊपर ही रहता है, हम इजिली टैकल कर पाते हैं। और जीडी में मैम ज्यादा नहीं बोलना होता है, नहीं कम बोलना होता है। मैं बस 4-5 पॉइंट ही देता था और चुप हो जाता था। जैसे ही बोलता था फिर लोग डिस्कशन करते थे, फिर शांत बैठा रहता था। तो मैं जीडी ऐसे किया। जीपी मैम जो लिखने वाला पोर्शन होता है उसको मैंने अच्छे से किया था। उसमें वो एक फिक्स पैटर्न रहते थे कि मैं अपने टास्क जो है वो उनको कैसे अप्रोच करूंगा, क्या क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने जीपी किया था, अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर किया था। और लेक्चरेट मैम जब मैं स्टार्टिंग में था, फ्रेशर था, तो मैं बहुत डरता था लेक्चरेट से कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, कोई आदमी कैसे 3 मिनट कैसे बोल सकता है एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे। फिर मैंने क्या किया कि अपने टॉपिक को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सपोज अगर कोई भी टॉपिक है, एस 400 सिस्टम है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में हर बार डिवाइड कर देता था कि व्हाट इज एस 400 सिस्टम, वाई नीड ऑफ एस 400 सिस्टम, और चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो ऐसे मैं इजिली कर पाता था अपने लेक्चरेट को। और मैं क्या करता था, अपने फोन में ही रिकॉर्ड करते रहता था 3 मिनट, रोज एक न्यू टॉपिक, और उसको फिर से सुनता था, फिर इम्प्रूव करता था कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी2 नॉर्मली ऐसे ही जाता था। अब आते हैं मैम आउटडोर टास्क पे। आउटडोर टास्क पे मेरा मानना है मैम कि अगर मतलब अगर हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको ग्रुप में ही करना सही रहता है, क्योंकि जो हमारे आइडियाज रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे के आइडियाज होते हैं उन्हें भी अप्लाई करने आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो है जो आइडियाज हैं वो बढ़ते रहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को इस वे में भी टैकल कर सकते हैं। तो जो जो पहली बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो वहां से हमने एक ग्रुप बनाया था। तीन कैंडिडेट थे, और उसी में हम प्रिपेयर करते रहते थे कि इस टास्क को हम इस वे में कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही कर करके मैम जीटीओ भी अच्छा हो गया था। ओके। कहीं ना इस कहीं जीटीओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू एंड साई तीनों का बैलेंस से ही रिकमेंडेशन मिलता है। एंड आपको 2 बार रिकमेंडेशन मिला है एंड आपने हर तरह के कैंडिडेट्स के ग्रुप में परफॉर्म किया है। तो एनी वन क्वालिटी यू फील लाइक और अ पर्सनालिटी ट्रेड यू फील लाइक अ कैंडिडेट मस्ट नीड टू हैव टू गेट रिकमेंडेशन एंड दैट सेपरेट दैट पर्सन फ्रॉम नॉन रिकमेंडेड वन? मैम आई थिंक जो रिकमेंडेड कैंडिडेट मैम जो होते हैं उनका जो विजन होता है वो पूरा क्लियर रहता है कि उन्हें लाइफ में अपने क्या चाहिए, उन्हें ये राइट। चाहिए तो उन्हें ये क्यों चाहिए। और वो राइट। मैम क्या करते रहते, उसके लिए वो कांस्टेंट एफर्ट पुट करते रहते थे। अगर कभी उनका डाउन फेज भी चलता है तो वो ब्लेम नहीं करते हैं किसी को कि एसएसबी मेरे आईओ सर खराब थे इसलिए मैं रिकमेंड नहीं हुआ। वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं, फिर से फाइट मारते हैं और मैम हो जाते हैं। तो मैम मैं यही बोलूंगा कि उनके पास एक क्लियर विजन होता है, दैट्स व्हाई दे आर द रिकमेंडेड वन। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल आंसर्स आई हैव एवर हर्ड। यू आर राइट। उनका विजन, उनका वाई जो हम बोलते हैं बहुत अच्छे से क्लियर है। उन्हें पता है कि वो क्यों करना चाह रहे हैं, वो इसके पीछे रीज़न क्या है और उसके रिगार्डिंग वो एफर्ट्स भी डालते हैं। दीपक, एक और चीज़, सी बहुत सारे कैंडिडेट्स जब एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, हर तरह के बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स होते हैं। एंड कहीं ना कहीं हम उनसे जब कंपेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हिंडर होता है। बट यू आर समबडी जिसने अपने हार्डवर्क के बेसिस पे रिकमेंडेशन लिया है और एक बार नहीं 2 बार रिकमेंडेशन लिया है। क्या लगता है कि वॉट रियली वर्कड फॉर यू इन बोथ ऑफ योर अटेम्प्ट्स? प्रोबेबली सेल्फ बिलीव इज देयर, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, but is there anything else you want to add on that really helped you to get recommendation? यस मैम। मैम जब मैं पहला अटेम्प्ट में था तो आई वाज लाइक बिलो एवरेज था, यहाँ पे था। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब रिकमेंडेशन मिला मैं यहाँ गया, फिर सेकंड में अपने आप को अपग्रेड किया था। तो Right. मैम मैं क्या फील करता हूँ कि जो ये आरआईएमसी आरएमएस वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके पास डिफेंस नॉलेज तो उनके पास होता है, लेकिन वो नॉलेज में लैक करते हैं। तो मैं जहां तक अपने आप को जानता हूँ, मैंने अपने नॉलेज सभी फील्ड में, या फिर वो किसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो, या फिर स्पोर्ट्स, या फिर मिलिट्री डिफेंस नॉलेज, सब में अपने नॉलेज जो है वाइड कर लिए थे, ताकि मैं कहीं भी जाऊं और उनसे कम्युनिकेट करूं तो मेरे को ये ना फील हो कि मैं उनसे कम हूं, उनसे ज्यादा ही हमेशा रहूं। और वे मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर देता है। मैम जो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी, तो उसमें मैम मेरे मतलब जो भी टास्क रहते थे एसएसबी के, तो वो फिक्स पैटर्न में करता था कि जीपी करना है तो जीपी मैम मैं यहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ पे इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा। तो ऐसे करते करते लेवल अप होता गया मैम।
और इस बार जब था अभी सेकंड इलाहाबाद में मेरी एसएसबी थी, तो इसमें मेरे पास काफ़ी समय था बिकॉज़ मैं एक बार पहले रिकमेंड हो चुका था। तो मैम इस बार मैंने मेरे जितने भी टास्क जो स्किल थे उसको और अपग्रेड कर करके ऊपर तक लाया। खुद ही मैम मैं अपना टेस्ट लिखता था और खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करता था। फिर देखता था कि ये चीज़ें यहाँ पे सूट नहीं कर रही हैं, यहाँ पे ये और अच्छा लग रहा है। फिर अपने दोस्तों से बात करता था, जो और 2x और 3x 3 बार रिकमेंडेड है उनसे अपनी कॉपी चेक करवाता था, फिर उनका सजेशन लेता था। तो ऐसे कर के मैम जो पहले एसएसबी में 320 मार्क्स से फिर 385 फिर इस बार 508 तो ऐसे-ऐसे कर के बढ़ते गए। ओके, finally you are joining NDA, so all your hard work is paid off. How is your family feeling? Because एक बार जब सेलेक्ट हुए तो कहीं ना कहीं मेडिकल आउट एक रीजन था, बट अभी आपका मेरिट भी आ गया है एंड यू आर श्योर दैट यू आर जॉइनिंग एनडीए, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, दीपक? मैम टॉकिंग अबाउट माय फादर मैम ही वाज लाइक टोटली हैप्पी बिकॉज़ पहला अटेम्प्ट में जब मैम हो गया था मेरा और मेरे पापा के यूनिट्स को पता चल गया था। लेकिन जब मैं मेडिकल आउट हुआ था तो वहाँ पे मतलब लाइक एवरीवन वाज सैड। मैम वो उदास थे। फिर उसके बाद मैम जब इस बार फाइनली सेलेक्ट हो गया तो पापा ने फिर से बताया लोगों को और सभी हँस मतलब दे आर लाइक हैप्पी। मेरे सीईओ ने जो पापा के सीईओ हैं उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को सम्मानित किया। फिर मेरे को स्कूल में भी बुलाया गया मैम। तो लाइक एवरीवन इज़ हैप्पी मैम कि इस बार मैं फाइनली जा रहा हूँ। ओके Deepak, even we are all are so happy about your journey and the kind of work you have done. And आप बहुत सटल तरीके से चीज़ों को बताते हो, तो वो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगी आपकी। दीपक, वी हैव कम टू एन एंड एंड हमने हालांकि हर एस्पेक्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है एंड लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग एंड दे आर ऑन दी अदर साइड। एंड इस टाइम पे जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर रिलेटिंग विद दैट। Is there any piece of advice you want to give to all the aspirants who are preparing right now and they are looking up to you because now you're joining NDA and they are still aspiring to join it? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा उन्हें कि मैम जो लाइफ है हमारा उसमें अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं। तो जो हमारी सिलेक्शन, रिकमेंडेशन या किसी फील्ड में हो, तो वो जो इम्पोर्टेंट रखता है वो डाउन फेज रखता है। तो उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या होते हैं वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि अब मेरे से नहीं हो रहा है। वो ओवरथिंक करते हैं कि मैं ऑफिसर लाइक मटेरियल है ही नहीं इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता था, डायरी लेता था। जब भी डाउन फेजेस मेरे जितने भी चैलेंजेस होते थे उसको लिखता था और उनके सॉल्यूशन निकालता था कि इस प्रॉब्लम को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे टैकल कर पाऊंगा। फिर मैम ऐसे कर करके बस करते गया मैम बस हो गया। फाइनली आई एम हियर। ओके दीपक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई एम श्योर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे एंड दैट इज माई मोटिव, the reason behind we are recording this video. So I'm so happy that you have taken your time out for this video, and secondly you actually have prepared a lot for it, so I'm also grateful for that. Thank you so much, Deepak, and all the very best थैंक for यू the मैम। journey ahead. I'm sure कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म्ड होके एक न्यू दीपक के फॉर्म में आने वाले हो, बिकॉज एंड देन आप जब इस वीडियो को देखोगे तो यू विल बी इजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट एनडीए इज गोइंग टू ब्रिंग इन टू योर लाइफ. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू so much for थैंक joining. यू मैम। थैंक यू मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.